गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस ये चैप्टर स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस क्या है, रिडक्शन प्रोसेस क्या है, आयंस का कुछ टॉपिक भी कवर किए थे, कैटन एनायंस वाला। तो लास्ट हम लोग जो डिस्कस किए थे वो रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा एजेंट है जो रिडक्शन में मदद करता है, मतलब दूसरे की सब्सटेंस को रिड्यूस करने में मदद करता है। कैसे रिड्यूस करेगा? या तो ऑक्सीजन रिमूव कर देगा या तो हाइड्रोजन ऐड कर देगा, क्योंकि दो तरीके से रिड्यूस हो सकता है। अगर रिड्यूस होगा तो वहाँ पे उस सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये दो प्रोसेस में रिड्यूस होता है जनरली। तो जो सब्सटेंस इन प्रोसेस में मदद करता है, हेल्प करता है, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है। अब सवाल है कि अगर पूछे सवाल क्वेश्चन में कि रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल दो, तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट दो तरीके का हो सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट्स दो तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक होता है सॉलिड, दूसरा आता है लिक्विड, ठीक है। सॉलिड में एग्जाम्पल क्या आएगा रिड्यूसिंग एजेंट का? सॉलिड में एग्जाम्पल आएगा जैसे कि मान लो कार्बन, ठीक है, कार्बन, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ मेटल्स है, जैसे मान लो जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। उसके बाद सोडियम है, ये सब तुम्हारा मेटल में आ जाएगा। और कार्बन तो तुम्हारा नॉन मेटल है, ये तो पता है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा एग्जाम्पल आ जाएगा तुम्हारा सॉलिड में। और भी बहुत कुछ है, जैसे कि तुम्हारा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज है, ठीक है, बहुत एग्जाम्पल है। जैसे तुम्हारा स्टेनस क्लोराइड है, SnCl2, इसका नाम स्टेनस क्लोराइड, SN फॉर्मूला SnCl2, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, ये भी है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सॉलिड का पार्ट, ठीक है। अब लिक्विड में आते हैं। लिक्विड का क्या एग्जाम्पल होगा रिड्यूसिंग एजेंट का? जैसे हाइड्रोजन पैरोक्साइड H2O2, इसका नाम है हाइड्रोजन पैरोक्साइड, ये है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड है HI, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड है HBr, ये सब तुम्हारा आएगा लिक्विड में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सॉलिड और लिक्विड का एग्जाम्पल रिड्यूसिंग एजेंट का। ये सब सब्सटेंस क्या रिड्यूस करने में मदद करता है, किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने में ये मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन। ये क्या है आयोनाइजेशन? देखो आयोनाइजेशन नाम से ही पता चलेगा। आयोनाइजेशन मतलब क्या? आयंस में कन्वर्ट करना। बेसिकली अगर हम पूछे कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन, तुम बोलोगे क्या? बेसिक डेफिनेशन जो है, कोई भी सब्सटेंस को आयन में कन्वर्ट करना। लेकिन वो सब्सटेंस कैसा होगा? पोलर कोवेलेंट सब्सटेंस होगा। कोई भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को या पोलर कोवेलेंट सब्सटेंस को अगर तुम आयन में कन्वर्ट करोगे तो उसी का प्रोसेस को बोला जाता है आयनाइजेशन। लेकिन कैसे करोगे? उस कोवेलेंट सब्सटेंस को तुम्हें वाटर सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा, पहले वाटर में डालना पड़ेगा। उस वाटर सॉल्यूशन को हम लोग आयन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसी को बोला जाएगा आयनाइजेशन। तो डेफिनेशन क्या होगा कि आयनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू आयंस इन वाटर सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड आयनाइजेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन बुक में है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आयनाइजेशन मतलब क्या? आयन में कन्वर्ट करना। किस आयन में? या तो पॉजिटिव आयन में मतलब कैटायन में, या तो नेगेटिव आयन में। किस सब्सटेंस को कन्वर्ट करोगे? कौन सा टाइप का सब्सटेंस होना चाहिए? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये होना चाहिए। अब सवाल होगा कि ये पोलर कंपाउंड किसको बोलेंगे? ये हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पोलर कंपाउंड मतलब क्या? एक ऐसा कंपाउंड जिसको तुम आयंस में डिसोसिएट कर पाओगे। एक ऐसा कंपाउंड जिसको तुम आयन में डिसोसिएट कर पाओगे, मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में डिसोसिएट कर पाओगे, उसी को पोलर कंपाउंड कहा जाता है। तो वैसा पोलर कंपाउंड को जब तुम वाटर सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या वो आयंस में सेपरेट हो जाएगा, जिसका नाम है आयनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, ये एक पोलर कंपाउंड है, क्योंकि जब भी इसको अगर तुम पानी में डालोगे ना, तो पानी में डालोगे इसमें क्या है? H+ आयन है और Cl- आयन है। तो ये पोलर कंपाउंड है, क्योंकि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से बना है। इसलिए ऐसा पोलर कंपाउंड को जब तुम पानी में डालोगे, H2O में डालोगे, तो H2 में क्या है? H+ है और OH- है। तो देखो यहाँ से भी इसको H+ मिलेगा, यहाँ से भी इसको H+ मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मेशन क्या करेगा? H3O+ प्लस Cl-। समझ में आ रहा है? मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, जिसका नाम है आयनाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो ये सब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कर सकते हैं, जैसे HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, और भी बहुत पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन पता चल गया, ठीक है। देखो तुम लोग का बुक में दिया हुआ है, अपना पेज ओपन करो, आयनाइजेशन वाला जो टॉपिक है वहाँ पे ओपन करो। देखो क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है? इन द गैसियस स्टेट और इन द प्योर लिक्विड स्टेट HCl इज
या अनआयनाइज्ड एंड डज नॉट कंडक्ट एट इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या, अगर इस HCl का ही एग्जांपल दिया हुआ है, अगर HCl को तुम HCl क्या देखो, HCl दो फॉर्म में हो सकता है। एक हो सकता है लिक्विड फॉर्म में जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। HCl तुम्हारा दो फॉर्म में हो सकता है, एक हो सकता है तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में, एक हो सकता है गैसियस फॉर्म में। अगर HCl लिक्विड फॉर्म में है तो उसका नाम है तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर लिक्विड फॉर्म में HCl है तो उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर गैस फॉर्म में है तो उसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन फॉर्मूला तुम्हारा HCl ही होगा। मतलब ये लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस HCl को अगर तुम लिक्विड फॉर्म या फिर गैसियस स्टेट में उसको रखोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में रहेगा तो ये आयन में सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का ज़रूरत है, या तो पॉजिटिव आयन या तो नेगेटिव आयन, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम HCl को गैसियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में रखोगे विदाउट मिक्सिंग वाटर, पानी में मिक्स ना करके, तो ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें आयन ही प्रोड्यूस नहीं होगा। कैसे करेगा? आयन तभी प्रोड्यूस होगा जब इसको तुम पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे, तो ये डिसोसिएट होगा आयंस में। क्योंकि आयन में डिसोसिएट हो रहा है पानी में डालने के बाद, इसलिए तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि मोल्टेन HCl या फिर HCl इन वाटर सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट if HCl is taken in gaseous form or in liquid form, it cannot conduct electricity due to the absence of free ions। समझ में आ रहा है? अच्छा, 2 नंबर वाला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। इट इज़ हाउएवर पोलर इन नेचर, that is shows charge distribution in its molecule such that hydrogen atom has a slight positive charge and the chloride atom has a slightly negative charge। मतलब क्या है? ये तो पोलर कंपाउंड है HCl, क्योंकि ये आयन से बना हुआ है, पॉजिटिव आयन भी है नेगेटिव आयन भी है। मतलब हाइड्रोजन के पास ऊपर क्या रहेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, और क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। कुल मिला के HCl मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको बोला था डेल। ये जो साइन है इस साइन को बोला जाता है डेल, मतलब डेल प्लस डेल माइनस, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव आयन थोड़ा सा नेगेटिव आयन। अगर तुम पूरा पॉजिटिव डाल दोगे पूरा नेगेटिव डाल दोगे, मतलब क्या, ये टोटली आयन में डिसोसिएट हो गया है, इसका मीनिंग है ये। लेकिन ये तो अभी भी HCl में जब तक तुम इसको पानी में नहीं डालोगे तब तक ये डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए तुम प्लस माइनस नहीं दे पाओगे, तुमको डेल प्लस डेल माइनस दिखाना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, जबकि ये डिसोसिएट नहीं हुआ है। लेकिन डिसोसिएट होने के बाद एकदम पूरा, जैसे यहाँ पे H3O प्लस HCl माइनस होगा, ऐसे होगा डिसोसिएट करने के बाद। तो ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि ये इसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव जाएगा, क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा, इसलिए ये पोलर कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज एडेड टू वाटर, water is a polar solvent, the slightly negative charged oxygen atom of the water exits an electrostatic pull on the slightly positive charged hydrogen ion present in the molecule of the HCl। मतलब इसको जब भी तुम पानी में डालोगे तो पानी क्या है, पानी भी एक पोलर कंपाउंड है, क्योंकि पानी का फॉर्मूला है H2, मतलब पानी में भी तुम्हारा H प्लस है OH माइनस है। मतलब क्या, पानी क्या है, पानी में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें देखने को मिलेगा। मतलब पानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से बनता है, इसलिए पोलर कंपाउंड भी है। ठीक है, तो वैसे HCl में अगर तुम पानी डालोगे तो HCl क्या होगा, पानी में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है, और HCl में क्लोरीन भी नेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, क्लोरीन को खींचेगा अपने तरफ, और क्लोरीन को खींचेगा मतलब क्या, क्लोरीन अपना एक पुल महसूस करेगा, इसलिए क्लोरीन इन रिटर्न का हाइड्रोजन को भी खींचेगा। ठीक से समझो, अगर पानी में तुम HCl डालोगे तो पानी में तो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन नेगेटिव है, और HCl में क्लोरीन माइनस नेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, क्लोरीन को खींचेगा। मतलब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर, और क्लोरीन खींचा चला जा रहा है ऑक्सीजन से, इसलिए क्लोरीन जब ऐसे खींचा चला जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, क्लोरीन भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब क्या होगा, ये चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से होता है। मतलब ये कैसा होगा, HCl, H के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब इसको तुम पानी में डालोगे, पानी को हम लोग ऐसे लिखेंगे H2O, 2 H 1 ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाटर है, ये ऐसा से डिसोसिएट कर जाएगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पे 2 H प्लस है, यहाँ पे 1 H प्लस है। ठीक है, तो ये जो 1 H प्लस है ये इस H2O से जुड़ जाएगा, जुड़ के क्या होगा, H3O प्लस हो जाएगा। मतलब H प्लस खींचा चला जाएगा बाहर, रह जाएगा क्या, Cl माइनस प्लस Cl माइनस, ये अलग हो जाएगा, मतलब डिसोसिएट हो गया। इसको बोला जाता है आयनाइजेशन। ठीक है, ये इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ये जो H3O प्लस है इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, और Cl माइनस तो क्लोराइड आयन है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से जो H प्लस निकल रहा है, ये H प्लस इस H2O से कंबाइन होकर H3O प्लस हो जाएगा। ठीक
ठीक है, क्योंकि H प्लस क्या खींचे बाहर चला आएगा और ये H3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आयोनाइजेशन होता है। ये बेसिकली तुम्हारा हर किसी पोलर कंपाउंड में होगा, सिर्फ HCl नहीं, कोई भी पोलर कंपाउंड में डालोगे तो सेम मैकेनिज्म होगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो बेसिक जो तुम लोग का सवाल जो पूछा जाता है बेसिकली कि आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में तुम्हारा अंतर क्या है। हम जब आयनाइजेशन जब हम आयनाइजेशन डिफिनेशन बता रहे थे, हम क्या बोले थे कि पोलर कंपाउंड में पोलर कंपाउंड क्या है। पोलर कंपाउंड मतलब क्या, अगर चार्ज डिसोसिएट हो पाएगा, मतलब एक ऐसा कंपाउंड है पोलर जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डिसोसिएट कर पाओगे, तो अलग कर पाओगे, मतलब एक कंपाउंड जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से बना होगा उसी को बोला जाएगा तुम्हारा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ आता है आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में अंतर क्या है, व्हाट इज आयनाइजेशन, व्हाट इज डिसोसिएशन। देखो बुक में लिखा हुआ है, तुम लोग का हम एक पॉइंट की तरह समझा देते हैं। आयनाइजेशन क्या है, आयनाइजेशन एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज तुम्हारा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, मतलब कोई एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल से एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से जो पहले आयनिक नहीं था वैसा मॉलिक्यूल से तुम एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अलग से बना पाओगे, वो है आयनाइजेशन। ठीक है, डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन सिर्फ सेपरेट करोगे, मतलब उस मॉलिक्यूल में पहले से ही आयन था, तुम सिर्फ उसको सेपरेट कर रहे हो, कोई अलग से आयन फॉर्मेशन नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत स्लाइटली डिफरेंस है आयनाइजेशन और डिफरेंस तुम्हारा डिसोसिएशन में। आयनाइजेशन में होता क्या है, जब एक मॉलिक्यूल वो पहले से आयनिक नहीं था, तुम उसको अलग से किसी भी तरीके से पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन फॉर्मेशन कर रहे हो, उसको बोला जाता है आयनाइजेशन। और डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन तुम सिर्फ चार्ज को सेपरेट कर रहे हो, पहले से ही चार्ज था, तुम सिर्फ उसको अलग कर रहे हो, वो है तुम्हारा डिसोसिएशन। तो ये बेसिक डिफिनेशन है आयनाइजेशन डिसोसिएशन का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट तुम्हारा ये जो पहला टॉपिक है, ये पहला टॉपिक का हम लोग खत्म कर लिए। ठीक है, आयनाइजेशन डिसोसिएशन ही तुम्हारा तुम लोग का पहला पार्ट था। अब हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट देखो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दूसरा पार्ट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको ईसी सीरीज भी कहा जाता है, ईसी सीरीज या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो हम लोग जो ये कैटन्स एनायंस पढ़ रहे थे ना, कि पॉजिटिव आयंस को कैटन्स कहा जाता है, नेगेटिव आयंस का एनायंस कहा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव आयन कब प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव आयन तब भी प्रोड्यूस होगा जब कोई भी मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कोई भी मेटल जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो एक तो भी लूज कर सकता है, एक से ज़्यादा भी लूज कर सकता है, डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर। ठीक है, तो मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, अपना आउटर मोस्ट सेल से, ये तो पता है, ये टॉपिक हम लोग ये तो चीज़ मालूम ही है, फिर भी हम लोग बताते हैं कि कोई भी मेटल जब अपना आउटर मोस्ट सेल से, अपने सबसे बाहर वाले कक्ष से इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा, तभी जाके ये कैटन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव मेटेलिक आयन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक मेटल है तुम्हारा पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम क्या एक तो ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि इसका लास्ट सेल में एक तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना लूज करेगा ये डिपेंड करता है उस मेटल का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, या फिर कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ने से वो स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है? तो पोटाशियम एक तो ही इलेक्ट्रॉन छोड़ पाएगा, छोड़ के ये पोटाशियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, मतलब इसको बोला जाता है पोटाशियम आयन। ये एक पॉजिटिव मेटेलिक आयन है, क्योंकि पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और मेटल है मतलब पॉजिटिव मेटेलिक आयन बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, या फिर तुम पोटाशियम आयन भी बोल सकते हो। ऐसे तुम्हारा सोडियम का भी होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, हम लोग को पता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन तुम निकालोगे तो के में 2 ठो रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 ठो रहेगा, और एम लास्ट सेल है जिसमें 1 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब अगर सोडियम 1 ठो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वो ऑक्टेट वाला स्टेट अचीव कर लेगा, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्या होगा, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 ठो इलेक्ट्रॉन छोड़ने से, और 1 ठो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ये। समझ में आता है? तो इस तरीके से ये सब होता है। वैसे अगर तुम मैग्नीशियम का बात करोगे तो मैग्नीशियम का लास्ट सेल में टोटल एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब पहला सेल में 2 ठो, एल सेल में 8 ठो और लास्ट वाला सेल में 2 ठो। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम का 2 ठो इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देगा तो ऑक्टेट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 प्लस में, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को बन जाएगा, मतलब ऑक्टेट अचीव कर लेगा, वो स्टेबल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन होता है, मतलब हम लोग क्या सीखे कि पॉजिटिव आयन या कैटायन तभी फॉर्मेशन होगा जब कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, अच्छा ये जो लूज कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ये लूज कर रहा है बेसिकली ये अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोला जाता है, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है।
मतलब ये जो मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपना वैलेंस वाले सेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंस सेल कौन सा है? लास्ट वाला सेल। कोई भी एलिमेंट का लास्ट वाला जो कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और उसी वाले कक्षा को बोला जाता है वैलेंस सेल, मतलब वैलेंस कक्षा। ठीक है, अच्छा देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाउएवर द टेंडेंसी टू लूज दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, मतलब मेटल से मेटल ये वेरी करेगा कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। ठीक है, अच्छा कॉन्सिक्वेंटली द मेटेलिक एलिमेंट कैन बी अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उसका मेटेलिक टेंडेंसी उतना ज़्यादा है। क्या बोले? जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मेटल लूज कर सकता है उसका मेटेलिक टेंडेंसी उतना ज़्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में तुम लोग का देखो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम लोग का एकदम टेबल पोटासियम से शुरू होकर एकदम प्लैटिनम तक एक सीरीज दिया हुआ है मेटल्स का। ये मेटल्स इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा टेंडेंसी दिखाएगा, मेटेलिक टेंडेंसी कितना ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें तुम्हें देख के पता लगेगा कि कौन सा मेटल कौन सा वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस सीरीज़ को मेटेलिक सीरीज कहा जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, सोडियम गेट्स कन्वर्टेड टू सोडियम प्लस मच मोर इजीली देन कॉपर टू प्लस, जिंक बिकम्स जिंक 2 प्लस मोर इजीली देन सिल्वर टू सिल्वर प्लस। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये हम लोग समझेंगे कैसे, पहले हम लोग मेटेलिक सीरीज जो पहले ये लिख लेंगे उसको हम लोग समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इस सीरीज़ को पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। देखो लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे क्या, मेटल्स, और राइट तरफ लिखेंगे कैटायंस, कि कौन सा मेटल कौन सा कैटायन फॉर्म करेगा। सबसे पहला जो आएगा वो पोटाशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद निकेल, उसके बाद टीन, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर। ठीक है, उसके बाद गोल्ड, और एकदम लास्ट में प्लैटिनम मतलब पीटी। ठीक है, और राइट साइड में देखो तुम लोग का बुक में कैटायंस भी दिया हुआ है। जैसे पोटाशियम क्या, पोटाशियम प्लस एक ठो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, पोटाशियम प्लस आयन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद कैल्शियम 2 ठो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कैल्शियम 2 प्लस में कन्वर्ट होगा। सोडियम एक ठो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, सोडियम प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो तुम क्या रटोगे, सिर्फ मेटल को ऑर्डर वाइज रटना पड़ेगा कि एक के बाद एक कौन सा मेटल है। ये कैटन ना भी रटोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कैटन तुम खुद ही निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे, तुमको वैलेंसी पता करना पड़ेगा पहले। वैलेंसी कैसे पता करोगे, अगर एटॉमिक नंबर मालूम है तो। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, हम लोग को पता है। अगर एटॉमिक नंबर मालूम है तो तुम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज कर पाओगे। कैसे करोगे, के सेल में 2 ठो, एल सेल में 8 ठो, 10 ठो। ठीक है, अच्छा उसके बाद तुम्हारा ये जो लास्ट वाला सेल है, पहला होता है क्या, के सेल आता है, एल सेल आता है, एम सेल आता है। के में तो मैक्सिमम 2 ठो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एल में मैक्सिमम 8 ठो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एम में मैक्सिमम 18 ठो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, तो उसके बाद के एल, एम के बाद एन होगा, और भी है। तो देखो उस हिसाब से के सेल में कैल्शियम का क्या 2 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10 ठो हो गया, और 10 बच गया। तो 10 ठो इलेक्ट्रॉन तुम क्या एम सेल में रख सकते हो, क्योंकि एम सेल में तो मैक्सिमम 18 हो सकता है, लेकिन एम सेल में तुम 10 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर एम सेल में तुम 10 रखोगे तो एम तुम्हारा लास्ट वाला सेल बन जाएगा। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि लास्ट सेल में 8 ठो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, मतलब इसको तुम्हें एम सेल में 8 ठो रख के बाद वाला सेल में 2 ठो देना पड़ेगा। मतलब इतना सारा सेल उसका हो गया, के एल एम एन, तो लास्ट सेल तुम्हारा 2 है, इसलिए इसको तुम्हें 8-2 करना पड़ेगा। क्योंकि ऑक्टेट में एक रूल था कि अगर लास्ट सेल है तो उस लास्ट सेल में तुम 8 ठो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो उस हिसाब से अगर एम में तुम 10 ठो दिखाओगे तो वो तो डिस्प्यूट हो जाएगा, है ना, इसलिए उसको तुम्हें 8-2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। मतलब लास्ट वाला सेल 2 हो गया, तो ये के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, ये एन सेल, मतलब एन सेल तुम्हारा वैलेंस सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा कैल्शियम, तो कैल्शियम 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ईजिली तुम निकाल पाओगे, तुम्हें सिर्फ एटॉमिक नंबर जानना होगा। ठीक है, तो रटोगे तुम क्या, कौन सा वाला, ये वाला, ऑर्डर वाइज एकदम एक के बाद एक रखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से हम लोगों को क्या पता चलेगा। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये जो कैटायंस है, कैटायन इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि कौन इलेक्ट्रॉन कैसा छोड़ पाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। ठीक है, अच्छा देखो तुम लोग का बुक में क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द ईज विथ विच एटम्स ऑफ मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, द मेटल्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब कौन सा मेटल कैसे तरीके से इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, कौन सा मेटल का कितना एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन छोड़ने का, इस सीरीज़ के ऊपर बेस करके एक तुम्हारा मेटल का टोटल सीरीज चार्ट प्रिपेयर किया गया है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहा जाता है। ये किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, देखो ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है,
डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, पोटाशियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ पाएगा और सबसे लिस्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ पाएगा प्लाटिनम। मतलब अगर हम बात करें कि ये जो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पोटाशियम है, मतलब ये जो सीरीज़ है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। मतलब इस हिसाब से पोटाशियम जो मेटल है ये सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर दिखाएगा, क्योंकि इसका टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का। और उस हिसाब से एकदम लास्ट में जो है प्लाटिनम, इसका टेंडेंसी सबसे कम है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ही नहीं चाहेगा, इतना कम है। समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, उस हिसाब से अगर हम बात करें, तुमको सवाल पूछे कि सोडियम और मैग्नीशियम दोनों में मेटेलिक कैरेक्टर कौन किसका ज़्यादा है, तुम क्या बोलोगे? सोडियम का ज़्यादा है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। मतलब क्या, मैग्नीशियम का कम होगा मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि मैग्नीशियम तो सोडियम के नीचे है। उस हिसाब से एल्यूमिनियम का और भी कम होगा मैग्नीशियम से, जिंक का और भी कम होगा एल्यूमिनियम से। इस हिसाब से चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। मतलब अगर ये तुम रट लोगे तो तुम्हें इजीली तुम सीरीज देख के बोल पाओगे कौन सा वाला मेटल का एक्टिविटी, मेटलिक एक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, अब पहले वाला लाइन जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो। देखो पहला वाला लाइन क्या लिखा हुआ है, सोडियम गेट्स कन्वर्टेड टू सोडियम प्लस मच मोर देन कॉपर टू प्लस। ये लिखा हुआ है ना पहले वाला लाइन में, जो स्टार्टिंग हुआ है जहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो लिखा हुआ है कि सोडियम गेट्स कन्वर्टेड टू सोडियम प्लस मच मोर देन इजीली देन कॉपर टू प्लस। तो देखो सोडियम कहाँ है, इधर है सोडियम। कॉपर देखो कहाँ है, कॉपर एकदम नीचे है। मतलब क्या, सोडियम जितना जल्दी सोडियम प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, कॉपर को कॉपर 2+ में कन्वर्ट होने के लिए और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि कॉपर कन्वर्ट होता है किस में, कॉपर 2+ में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ठीक है, तो सोडियम जितना जल्दी सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो सकता है, कॉपर को कॉपर 2+ में कन्वर्ट होने के लिए क्या और ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब सोडियम और जल्दी हो पाएगा, क्योंकि सोडियम देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एकदम ऊपर की तरफ है, कॉपर एकदम नीचे की तरफ है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। मतलब क्या, सोडियम का मेटल एक्टिविटी और ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखो लिखा हुआ क्या है, जिंक बिकम्स जिंक 2+ मोर इजीली देन Ag2+। देखो जिंक किधर है, जिंक तुम्हारा इधर है, सिल्वर किधर है, Ag इधर है। मतलब क्या, जिंक का मेटलिक एक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए जिंक 2+ में क्या इजीली कन्वर्ट होगा। Ag को Ag2+ में कन्वर्ट होने के लिए और टाइम लगेगा। मतलब क्या, जिंक का मेटल एक्टिविटी Ag से ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें इजीली मेटल एक्टिविटी पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल का ज़्यादा तुम्हारा क्या मेटल एक्टिविटी है। मतलब ये जो ऊपर वाला जो मेटल है ना, जनरली ये जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इस हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी मेटल्स है ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही क्विकली कैटन्स में कन्वर्ट हो पाएगा। जितना तुम नीचे आओगे धीरे धीरे, उतना कन्वर्ट हो जाने का जो क्विकनेस है वो थोड़ा धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि मेटल एक्टिविटी घट जाएगा। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसको रटना होगा। उसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द एनायंस। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये पॉजिटिव आयंस के ऊपर था, जो कैटायंस वगैरह है उसके ऊपर है। अब हम लोग पढ़ेंगे एनायंस के ऊपर कि एनायंस का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। इसको भी पढ़ना पड़ेगा, एनायंस का बहुत ही कम है, कैटायंस का भी ज़्यादा है। अब हम लोग पढ़ेंगे एनायंस का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये क्या है। देखो एनायंस मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, अच्छा जब इसको तुम इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस तो पता है, हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस किए थे। जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये एनोड क्या होगा, ये जो एनोड है, मतलब ये जो नेगेटिव आयन है एनायन से, ये एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस तुम करोगे तब जो एनायंस वगैरह होगा, जो नेगेटिव आयंस होगा वो एनोड की तरफ मूव करेगा, और जो पॉजिटिव आयंस होगा वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से सेपरेट होता है पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, एनायंस क्या है, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कब होगा, जब कोई भी मेटल, कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कोई भी नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी जाके ये एनायन प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर तुम ऑक्सीजन का बात करो, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओगे तो कर पाओगे। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखो आता है कितना, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 8 है ना। मतलब ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और तुम्हारा एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कुल मिलाकर 8। ठीक है, अच्छा तो ऑक्सीजन देखो लास्ट सेल में जो कि वैलेंस सेल है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको तो ऑक्टेट अचीव करना है। इनफैक्ट हर एक एलिमेंट क्या कोशिश करता है, ऑक्टेट स्टेट अचीव करने का। मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाने का कोशिश करता है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है। मतलब ये कैसे भी तरीके से किसी भी दूसरे एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन लास्ट सेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका एटॉमिक नंबर तब कितना होगा, 10 हो जाएगा। और तब ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ये ऑक्सीजन 2- में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है किसी से। मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेगा, करके ऑक्सीजन 2- में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसमें क्या 8 इलेक्ट्रॉन था, अभी इसमें क्या 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा नॉन मेटल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर लोगे, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, तो उसको नॉन मेटल कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको मेटल कहा जाता है। ठीक है, इसलिए जो एनएन जो प्रोड्यूस होगा ना, वो एनएन किससे फॉर्मेशन होगा, नॉन मेटल से, मेटल से नहीं, क्योंकि मेटल का टेंडेंसी रहेगा इलेक्ट्रॉन छोड़ने का, और इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो पॉजिटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन तो नहीं होगा। इसलिए एनएन जब प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव आयन जब प्रोड्यूस होगा, तो वो हमेशा नॉन मेटल से बनेगा, क्योंकि नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी जगह माइनस आएगा। समझ में आ रहा है इस तरीके से। अच्छा, तो इसमें देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहला वाला जो आयन है वो क्या है, सल्फेट आयन है, SO4 -। उसके बाद है नाइट्रेट आयन, NO3 -। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, क्लोराइड आयन, Cl-। उसके बाद ब्रोमाइड आयन, Br-। उसके बाद आयोडाइड आयन, I-। उसके बाद OH-, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अच्छा ये जो सीरीज तुम्हें दिया हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, अच्छा जितना तुम ऊपर से नीचे आओगे, ये सीरीज किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, जितना ऊपर से तुम नीचे आओगे तुम्हारा डिस्चार्ज बढ़ेगा, मतलब एनोड में डिस्चार्ज बढ़ेगा। ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज एट एनोड। मतलब हम लोग पहले ही एनएन जब पढ़े थे स्टार्टिंग में बताए थे कि एनएन किस तरीके से किस तरफ मूव करेगा, एनोड में मूव करेगा। जब एनएन प्रोड्यूस होगा वो किस तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड के तरफ मूव करेगा। ये एनोड है, वो एनोड की तरफ मूव करेगा, और जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा, कैटायन जो प्रोड्यूस होगा, वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अच्छा तो ये किसके ऊपर आधारित है, इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज एट एनोड, मतलब कौन सा एनएन एनोड में ज़्यादा जल्दी मूव करेगा, कौन सा एनएन एनोड में ज़्यादा जल्दी मूव करेगा। तो उस हिसाब से जो सल्फेट आयन है, ये सल्फेट आयन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, मतलब जो सल्फेट आयन है ये कम जल्दी मूव करेगा, और सबसे जल्दी मूव क्या करेगा, OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। जितना ऊपर से नीचे तुम आओगे उतना इंक्रीज होगा, उतना डिस्चार्ज तुम्हारा बढ़ेगा एनोड में, मतलब क्या, उतना जल्दी फास्ट मूव करेगा एनोड में। तो उस हिसाब से जो लास्ट में एकदम दिया हुआ है OH-, मतलब जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये सबसे जल्दी एनोड में मूव करेगा, और जो एकदम ऊपर की तरफ है सल्फेट आयन, ये सबसे कम जल्दी मूव करेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो दाएं तरफ क्या लिखा हुआ है, अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस। देखो क्या लिखा हुआ है नंबर 1 पॉइंट में, लोअर द पोजीशन ऑफ द एनायन इन द सीरीज मोर इजीली इट गेट्स डिस्चार्ज एट द एनायन। जितना पोजीशन कम होगा, लोअर द पोजीशन ऑफ द एनायन इन द सीरीज मोर इजीली इट गेट डिस्चार्ज एट द एनोड, उतना जल्दी ये डिस्चार्ज होगा। जितना पोजीशन लो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनायंस का, उतना जल्दी ये डिस्चार्ज होगा। तो लो पोजीशन मतलब क्या, देखो OH वाला पोजीशन सबसे कम है। ठीक है, उसके ऊपर I-, उसके बाद Br-, उसके बाद Cl-, मतलब जितना तुम ऊपर से नीचे आओगे ये इंक्रीजिंग डिस्चार्ज दिया हुआ है। मतलब क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन जितना नीचे होगा आयंस का, उतना जल्दी वो डिस्चार्ज होगा। तो तुम अगर कंपेयर करोगे SO4 और OH- आयन में, तो सबसे नीचे वाला लोअर वाला पोजीशन किसका है, OH- आयन का है, मतलब ये जल्दी डिपोजिट होगा एनोड में, मतलब इसका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये सबसे ज़्यादा होगा। जितना फास्ट एनोड में डिपोजिट करेगा उतना उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, मतलब क्या, जितना ऊपर से तुम नीचे जाओगे, या ऐसे भी याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनायंस में जिसका पोजीशन सबसे नीचे होगा, ठीक है, वो उतना जल्दी डिपोजिट होगा एनोड में, मतलब उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो अगर दोनों में तुम कंपेयर करोगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, OH- का सबसे ज़्यादा है, SO4 का सबसे कम है। ठीक है, अच्छा तो इसको याद रखोगे। ये जो पॉइंट नंबर 1, 2 करके दिया हुआ है ना, अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस में दाएं तरफ देखो लिखा हुआ है, वो दोनों सेम है। पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला वाला पॉइंट कह रहा है जितना पोजीशन तुम्हारा नीचे होगा उतना इजीली एनोड में डिस्चार्ज होगा, मतलब उतना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा जितना पोजीशन नीचे होगा। ठीक है, 2 नंबर वाला पॉइंट क्या कह रहा है, इसका उल्टा है, मतलब वो कह रहा है 2 नंबर वाला पॉइंट जितना पोजीशन ऊपर में होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, उतना एनायन का डिपोजिट होना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दोनों सेम ही है, एक दूसरे का उल्टा है। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो तुम बेसिकली सिर्फ याद रखोगे कि जितना पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा एनायंस का, या जितना नीचे रहेगा वो उतना ही ईजी होगा एनोड में डिपोजिट होना, मतलब उतना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये तो इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिया हुआ है ना, मतलब इस हिसाब से सबसे ज़्यादा डिपोजिट, मतलब सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, OH- का, सबसे कम होगा SO4 का। समझ में आ रहा है बात। अच्छा उसके बाद देखो लिखा हुआ है क्या, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड्स।
देखो लिखा हुआ है प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड। मतलब क्या, कौन सा आयंस, पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयन, कौन सा आयंस इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होगा। इलेक्ट्रोड तो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एक होता है कैथोड, दूसरा होता है तुम्हारा एनोड। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, when two or more ions of the same charge are present in a solution of an electrolyte under identical conditions and are competing for discharge at the same electrode, one of them gets preferentially discharged. This is known as selective discharge of ions. मतलब क्या हुआ कि मान लो एक सॉल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा सेम चार्ज वाला आयन मौजूद है, मतलब दो से ज़्यादा पॉजिटिव आयन है या दो से ज़्यादा नेगेटिव आयन है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट में, एक ही सॉल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा सेम चार्ज वाला एटम प्रेजेंट है। तब क्या होगा, कौन सा वाला तुम्हारे इलेक्ट्रोड में मूव करेगा, क्योंकि हम लोग को तो पता है जो एनायंस वाला है वो एनोड में मूव करता है, जो कैटायंस वाला है वो कैथोड में मूव करता है। अब मान लो, एज्यूम कर लो कि उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में दो से ज़्यादा नेगेटिव आयन है, मतलब दो से ज़्यादा एनायन है, तो दोनों एनायन ही क्या, या दो से ज़्यादा जितना एनायन है उतना एनायन ही एनोड में मूव करने की कोशिश करेगा। अब कौन आगे जाएगा, किसको आगे ज़्यादा मिलेगा, इसी को बोला जाता है सिलेक्टिव डिस्चार्ज मेथड। मतलब किसको प्रेफरेंस ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दो ही तो नेगेटिव आयन है। तुम एज्यूम कर लो कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 5 ठो नेगेटिव आयन है, मान लो दो से ज़्यादा होना चाहिए, तो मान लो 5 ठो नेगेटिव आयन है, 5 ठो एनायन है। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में 5 ठो एनायन ही क्या एनोड की तरफ मूव करेगा, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 5 ठो की तुम एनोड में जगह दे दो, उतना जगह तो नहीं भी हो सकता है। तो किसको तुम आगे दोगे, किसको बाद में दोगे, ये जो प्रेफरेंस है, इस प्रेफरेंस को ही बोला जाता है सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस। समझ में आ रहा है। देखो ये जो प्रेफरेंस है, मतलब किसको तुम पहले दोगे, किसको बाद में दोगे, ये तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, कि इस फैक्टर अगर मौजूद है, ये सब मौजूद है, फैक्टर्स अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको हम आगे जगह देंगे एनोड में या कैथोड में। तो ये तीनों फैक्टर क्या है, पहला वाला फैक्टर है रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखना पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव आयन है तो अभी भी पॉजिटिव वाला पढ़े तो पॉजिटिव वाला देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे पहला वाला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आयंस है उस आयन का पोजीशन कहाँ है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो पहला वाला तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका पोजीशन को देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पोजीशन है, मतलब पोजीशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये देखना पड़ेगा। पहला फैक्टर है प्रेफरेंस देने से, प्रेफरेंस जब दोगे तो पहला फैक्टर ये तुम देखोगे। दूसरा वाला फैक्टर क्या है, दूसरा वाला फैक्टर है उस आयन का कंसंट्रेशन कैसा है। जो भी आयंस एनोड में या कैथोड में सिलेक्टिव तुम करोगे कि किसको पहले दोगे किसको बाद में दोगे, तो उसको देखना पड़ेगा उस आयन का कंसंट्रेशन कैसा है, मतलब रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ये दूसरा वाला फैक्टर है, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तीसरा फैक्टर है उस इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये एकदम लास्ट कैटेगरी में आएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो ये तीनों फैक्टर के ऊपर हम लोग देख के प्रेफरेंस करेंगे कि कौन से वाले आयंस को हम लोग पहले इलेक्ट्रोड में जगह देंगे, अगर दो से ज़्यादा सेम टाइप ऑफ आयंस एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में सेम कंडीशन में मौजूद होगा तो। ठीक है, अच्छा देखो पहला वाला जो पॉइंट है पोजीशन ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला वाला पॉइंट पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो लिखा हुआ है बुक में, अपना बुक ओपन करो, देखो लिखा हुआ है इफ़ ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, मतलब बाकी तीनों फैक्टर है तो ये दो फैक्टर अगर सही सलामत है, कांस्टेंट है, तो सिर्फ इस फैक्टर के ऊपर हम लोग कैसे जज करेंगे, किसको आगे देंगे। तो लिखा हुआ है इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एट एनी आयन लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गेट डिस्चार्ज एट द रिलेटिव इलेक्ट्रोड इन प्रेफरेंस टू दोज अबव इट। मतलब जितना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर की तरफ रहेगा, मतलब नीचे की तरफ रहेगा आयन, वो उतना जल्दी डिस्चार्ज होगा, मतलब उसको तुम ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। तो किसको प्रेफरेंस दोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिस आयन का पोजीशन एकदम नीचे की तरफ होगा, लोअर तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, वही लिखा हुआ है। देखो इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एनी आयन लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गेट डिस्चार्ज एट द रिलेवेंट इलेक्ट्रोड इन प्रेफरेंस टू दोज अबव इट। मतलब ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है, मतलब ये जो वाला सीरीज़ हम लोग पढ़े ना, ये वाला सीरीज़ जो पढ़े मेटल वाला सीरीज़ के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉन मेटल वाला सीरीज़ के लिए भी ये एप्लीकेबल है, सेम कंडीशन एप्लीकेबल है। जिस आयंस का पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में लोअर की तरफ है, नीचे की तरफ है, वो प्रेफरेंस उसको ज़्यादा मिलेगा, अगर बाकी दो फैक्टर तुम्हारा कांस्टेंट है तो।
देखो एक तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है? CuSO4 कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, ये क्या होगा पॉजिटिव आयन Cu2+ और SO4 2- पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा H2 में देना होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस तो तुम H2 बिना नहीं कर पाओगे, H2 देना है सॉल्यूशन में, तो H+ और OH- में ये सेपरेट होगा। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो कैटन क्या क्या रहता है इसमें हम लोग लिखेंगे, आप सेपरेट करेंगे कैटन एनायन में। कैटन प्रेजेंट क्या क्या कैटन रहता है, देखो एक यहाँ पे तो Cu2+ है कैटन, और H2 में तुम्हारा H+ है कैटन, Cu2+ एंड H+। एनायन क्या क्या है, देखो इसमें तुम्हारा SO4 2- मतलब सल्फेट आयन है ये, और H2 में तुम्हारा OH- आयन है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कैथोड और एनोड का। कैथोड में क्या होगा, एनोड में क्या होगा, मतलब दो इलेक्ट्रोड में क्या होगा। हम लोग क्या पढ़े थे कि जितना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर की तरफ होगा पोजीशन एटम्स का, आयंस का, उतना उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, उतना जल्दी वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो ये जो Cu2+ है ना, ये जो कैटन है Cu2+ और H+ दोनों ही पॉजिटिव आयन है, मतलब दोनों ही क्या तुम्हारा कैटन से, तो ये कहाँ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन कैटन जो होता है वो कैथोड की तरफ मूव करता है, मतलब Cu2+ और H+ दोनों ही कैथोड की तरफ मूव करेगा। अब दोनों अगर एक साथ मूव करेगा तो तुम किसको पहले ज़्यादा दोगे, किसको पहले ज़्यादा दोगे बोलो। अब दोनों को तुम देखो Cu2+ और H+ का देखो यहाँ पे मेटल्स का बात करो, देखो पॉजिटिव आयन है मतलब पॉजिटिव वाला चार्ट देखेंगे हम लोग। Cu2+ कहाँ है, Cu2+ इधर है, H किधर है, H इधर है, मतलब देखो Cu नीचे है, मतलब कौन सा वाला नीचे होगा, H और Cu में से Cu वाला नीचे है लोअर पोजीशन में, मतलब Cu को हम प्रेफरेंस देंगे, पहले Cu होगा उसके बाद तुम्हारा H होगा। बात समझ में आया, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े पहले कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो, मतलब चाहे वो मेटल वाला सीरीज़ हो चाहे वो एनायन वाला सीरीज़ हो, जिसका पोजीशन नीचे की तरफ है, लोअर की तरफ है, उसी को आप पहले प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कैटन्स क्या क्या हो रहा है, Cu2+ और H+ दोनों पॉजिटिव आयन है, दोनों कैटन है, मतलब दोनों ही कैथोड की तरफ मूव करेगा, और जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। अब ये दोनों जब कैथोड की तरफ मूव करेगा तो किसको पहले तुम जगह दोगे, Cu2+ को जगह पहले दोगे और H+ को जगह पहले दोगे। प्रेफरेंस किसका होगा, देखो जिसका पोजीशन नीचे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो हाइड्रोजन और कॉपर में क्या, कॉपर का पोजीशन हाइड्रोजन से भी नीचे है, मतलब कॉपर लोअर पोजीशन में, तो इसको पहले जगह मिलेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, मतलब कॉपर पहले डिस्चार्ज होगा, समझ में आ रहा है बात को। अच्छा तो मतलब क्या होगा, कॉपर डिस्चार्ज होगा तो कैसा होगा, कॉपर 2+ है। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के कॉपर मेटल में चला जाएगा, कैटन है तो मतलब क्या मेटल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, छोड़ के कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा एनोड में क्या होगा, देखो एनोड में क्या होगा, जो एनायन से वो एनोड की तरफ मूव करेगा, एनायंस क्या है सल्फेट आयन है और OH- आयन है, ये दो ही तुम्हारा क्या एनोड की तरफ मूव करेगा। लेकिन कौन किसको प्रेफरेंस तुम ज़्यादा दोगे, देखो चार्ट देखो पता चल जाएगा, एक है SO4 2-, एक है OH-, देखो SO4 2- तो एकदम ऊपर की तरफ है, OH- तो एकदम नीचे की तरफ है, मतलब क्या OH- जल्दी डिस्चार्ज होगा क्योंकि OH- सबसे लोअर पोजीशन में है, SO4 से भी लोअर पोजीशन OH- का है, तो जो लोअर पोजीशन में रहेगा उसी को पहले तुम्हारा क्या प्रेफरेंस मिलेगा। यही तो रूल है, चाहे वो मेटल चार्ट के लिए भी हो चाहे वो एन वाला चार्ट के लिए हो, तो OH- को पहले ज़्यादा मिलेगा प्रेफरेंस, तो OH- पहले होगा, OH- आयन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक ठो छोड़ देगा, छोड़ कर OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो OH क्या होगा, 2 और एक OH के साथ कॉम्बाइन होके H2 हो जाएगा, 2 H2 और ऑक्सीजन रह जाएगा ऐसे। ये जो OH निकला है ये OH और एक ठो OH के साथ कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होकर क्या होगा पानी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो एटम है, तो ये एटम अकेले नहीं रह सकता है, ये तो पता है कि एटम अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हमेशा दूसरे एटम के साथ कॉम्बाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है, क्योंकि ये एक एटम है, ये एक ऑक्सीजन एटम क्या दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम के साथ कॉम्बाइन होकर O2 में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली। समझ में आ रहा है बात, इसलिए फाइनली देखो क्या हुआ, OH- इलेक्ट्रॉन छोड़ के OH में कन्वर्ट होगा, OH क्या करेगा और एक OH के साथ कॉम्बाइन होकर पानी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन एटम है, और एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, इसलिए ये ऑक्सीजन एटम क्या दूसरे वाले एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर रह जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये है तुम्हारा क्या टोटल इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है, इस तरीके से होता है। प्रेफरेंस समझ में आया, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अच्छा तो ये होगा पहला वाला जो कैरेक्टर, पहला वाला जो फैक्टर, ये फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला फैक्टर देखो क्या है, दूसरा वाला तुम्हारा फैक्टर है रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। अब देखना पड़ेगा तुमको कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो नंबर 2 फैक्टर क्या होगा, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स, इसको देखना पड़ेगा किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है
if an electrolyte has a much higher concentration of a particular ion, then that ion will be discharged at the relevant electrode in preference to those ions which are lower in the electrochemical series but are present along with. यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है, अगर दो से ज़्यादा आयन्स मौजूद है, सेम टाइप ऑफ आयन्स मौजूद है, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, वो डिस्चार्ज पहले होगा. समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? देखो, इन एन इलेक्ट्रोलाइट, इफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज़ अ मच हायर कंसंट्रेशन of a particular ion, then that ion will be discharged at the relevant electrode in preference to those ions which are lower in the electrochemical series but are present along with. मतलब क्या हुआ? मुद्दे की बात है कि जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वो पहले डिस्चार्ज होगा. अगर तुमको ऐसा मिले कि मान लो कि एक आयन है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ है और एक आयन है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एकदम नीचे की तरफ है, तो रूल क्या कहता है? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर पोजीशन में, वो पहले डिस्चार्ज होगा. पहले तो हम लोग यही पढ़े थे ना. अभी क्या कह रहा है? अगर दो आयन तुम्हारा मौजूद है, मान लो एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, लेकिन ऊपर की तरफ जो आयन्स है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इन दैट केस ऊपर की तरफ जो आयन है वही तुम्हारा क्या होगा? पहले डिस्चार्ज होगा. तब लोअर की तरफ जो आयन है उसको तुम डिस्चार्ज नहीं कर पाओगे. समझ में आ रहा है? ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम है. दोनों आयन का अगर कंसंट्रेशन सेम होता, तब लोअर में जो लोअर सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर की तरफ जो आयन से, वो पहले डिसोसिएट होता रूल के हिसाब से, अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो. लेकिन अगर ऐसा कंडीशन है कि एक आयन ऊपर की तरफ है, एक आयन नीचे की तरफ है, लेकिन ऊपर की तरफ जो आयन है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तब ये पहले डिसोसिएट होगा. तब लोअर को पहले तुम डिसोसिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि ऊपर वाले का कंसंट्रेशन ज़्यादा है. बात समझ में आया हम क्या बोले? ठीक है. अच्छा, इसको देखो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि मान लो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, NaCl वाला सॉल्यूशन. देखो इसमें क्या होता है, तो NaCl क्या होता है पहले समझ लेते हैं. NaCl क्या होगा? NaCl पहले डिसोसिएट होगा. NaCl, ठीक है, ये NaCl पहले डिसोसिएट होगा. किस में डिसोसिएट होगा? एक होगा तुम्हारा सोडियम प्लस में, एक होगा तुम्हारा क्लोरीन माइनस में. ठीक है. अच्छा, पानी तो देना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, मतलब पानी भी तुम्हारा H प्लस में और OH माइनस में सेपरेट होगा. ठीक है. अच्छा, अब देखो हम लोग कैथोड एनोड लिखेंगे. एनोड में क्या होता है? एनोड में एनायंस मूव करता है. ठीक है. देखो ये जो सोडियम ये जो सोडियम आयन है और यहाँ पे H प्लस आयन है, ये कैथोड, ये तुम्हारा क्या पॉजिटिव आयन है, और क्लोरीन माइनस OH माइनस आयन है, ये तो तुम्हारा क्या नेगेटिव आयन है. ठीक है. अच्छा, हम लोग देखेंगे कैथोड में क्या होता है और एनोड में क्या होता है. ठीक है. तो पहले एनोड में देखते हैं एनोड में क्या होता है. एनोड में कौन सा वाला मूव करता है? जो नेगेटिव आयन है वही मूव करता है. अब नेगेटिव आयन यहाँ पे क्या है? क्लोरीन माइनस है और OH माइनस है. ये दो ही तुम्हारा क्या नेगेटिव आयन है, तो ये दो ही तुम्हारा एनोड में मूव करेगा. मतलब एनोड में मूव करेगा क्या? दोनों नेगेटिव आयन है. एक है तुम्हारा Cl माइनस आयन, एक है तुम्हारा OH माइनस आयन. ठीक है. अब ये दोनों मूव करेगा, Cl माइनस OH माइनस आयन दोनों एनोड में मूव करेगा. लेकिन मुझे देखना होगा ये Cl माइनस आयन OH माइनस आयन में से किसको हम प्रेफरेंस पहले देंगे, क्योंकि दो नेगेटिव आयन है. अब देखो Cl माइनस और OH माइनस, पहले चार्ट को देख लेते हैं. पहले एनएन वाला चार्ट देखो. Cl माइनस कहाँ है? ऊपर की तरफ है. OH माइनस कहाँ है? नीचे की तरफ है. तो अकॉर्डिंग टू द रूल OH माइनस को पहले प्रेफरेंस मिलना चाहिए था, क्योंकि OH माइनस क्या लोअर की तरफ है, Cl माइनस तो ऊपर की तरफ है. लेकिन Cl माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि तुम Cl का एटॉमिक नंबर के बारे में सोचो. 17 होता है Cl का, होता है ना एटॉमिक नंबर, 17 होता है. और OH क्या है? ये हाइड्रोक्साइड आयन है. ठीक है. तो Cl का कंसंट्रेशन OH से ज़्यादा होगा. ठीक है. मतलब ये जो Cl माइनस और OH माइनस आयन है दोनों ही एनोड में माइग्रेट करेगा, लेकिन Cl माइनस का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है OH माइनस आयन के मुकाबले. इसलिए Cl माइनस डिस्चार्ज पहले होगा, क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर भी 17 है जो कि OH से ज़्यादा है. ठीक है. मतलब हम लोग कुल मिलाकर क्या करेंगे कि Cl माइनस को ही प्रेफरेंस पहले देंगे, क्योंकि Cl माइनस ऊपर है, OH माइनस नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो OH माइनस को पहले होना चाहिए. लेकिन Cl माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए OH को तब प्रेफरेंस नहीं दे पाओगे. लोअर होने के बावजूद भी प्रेफरेंस नहीं दे पाओगे, क्योंकि कंसंट्रेशन Cl माइनस का ज़्यादा है. यही तो हम बताए थे, है ना. तो Cl माइनस क्या होगा? एक ठो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज़ करेगा. एक ठो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा. अब Cl तो एटम है, तो एक एटम नहीं रह सकता, इसलिए दो Cl कंबाइन होकर Cl2 क्लोरीन मिलेगा एनोड में. समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी देखो कैथोड में क्या होता है. कैथोड में देखो क्या, कैथोड में तो तुम्हारा क्या कैटायंस मूव करेगा, मतलब सोडियम प्लस और H प्लस ये दो मूव करेगा. लेकिन देखना होगा प्रेफरेंस किसको ज़्यादा देना है. सोडियम को प्रेफरेंस देंगे या H प्लस को प्रेफरेंस देंगे. देखो सोडियम और H प्लस का अगर बात करें तो सोडियम का पोजीशन देखो. सोडियम का पोजीशन देखो किधर है?
एकदम तुम्हारा सोडियम का, हाइड्रोजन की यहाँ पे इस तरफ पोजीशन, हाइड्रोजन की इस तरफ है, सोडियम का देखो एकदम क्या है, ऊपर की तरफ है, और हाइड्रोजन तुम्हारा क्या है, नीचे है। तो किसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, हाइड्रोजन को मिलना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन तो नीचे है, ठीक है, लोअर की तरफ है। लेकिन मुझे कंसंट्रेशन भी देखना पड़ेगा कि सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर तुम कंसंट्रेशन का बात करो तो H+ आयन का कंसंट्रेशन सोडियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि H+ आयन क्या होगा, H+ सोडियम क्या है, सोडियम और H दोनों ही तुम्हारा कैथोड में मूव करेगा, लेकिन मुझे प्रेफरेंस देना होगा। तो प्रेफरेंस किसका ज़्यादा होगा, सोडियम का। और H+ में से देखो H+ तुम्हारा नीचे तरफ है, तो H+ का कंसंट्रेशन और सोडियम का कंसंट्रेशन तुम्हें देखना पड़ेगा किसका ज़्यादा है। अगर हम पोजीशन का बात करें तो H+ का, हाइड्रोजन का पोजीशन लोअर की तरफ है, तो इसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। लेकिन कंसंट्रेशन को भी हमें देखना पड़ेगा कि सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है या हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सोडियम क्या होगा, तुम्हारा कैथोड में मूव करेगा। लेकिन अगर हम देखिए कंसंट्रेशन का बात करें, तो सोडियम प्लस कंसंट्रेशन और H+ आयन का कंसंट्रेशन दोनों ही लगभग इक्वल है, ठीक है। इसीलिए तुमको हाइड्रोजन को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन लोअर की तरफ है। कंसंट्रेशन वाइज अगर सोडियम प्लस का कंसंट्रेशन अगर बहुत ही ज़्यादा होता तो सोडियम को तुम्हें प्रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है सोडियम का और हाइड्रोजन का दोनों ही नियर अबाउट इक्वल है, इसलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन वाला जो पार्ट है उसको तुम प्रेफरेंस नहीं दे पाओगे। अगर कंसंट्रेशन सोडियम का ज़्यादा होता तो सोडियम को प्रेफरेंस मिलता, लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ पे सोडियम का ज़्यादा नहीं है, दोनों का ही कंसंट्रेशन लगभग इक्वल है, इसलिए जो लोअर में है उसी को प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब ओवरऑल हम लोग क्या देखें कि हाइड्रोजन को पोजीशन मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा कि हाइड्रोजन लोअर की तरफ है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो इक्वल हो रहा है। मतलब कैथोड में क्या होगा, कुल मिला के हाइड्रोजन को जगह मिलेगा। समझ में आ रहा है, मतलब H+ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के H में कन्वर्ट होगा, और दोनों H तो नहीं रह सकता, एक H नहीं रह सकता, एटम है, तो दोनों H कॉम्बाइन होकर H2 फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल वाला फॉर्म में रहेगा। मतलब कैथोड में तुम्हें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, एनोड में क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। मतलब क्या मिला, HCl मिला, यहाँ पे H वहाँ पे Cl, मतलब कुल मिला के HCl हो गया। समझ में आ रहा है बात। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें, दूसरा फैक्टर मालूम हो गया। अब तीसरा वाला फैक्टर का बात करेंगे। तीसरा वाला फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड था ना। तीसरा फैक्टर था तुम्हारा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। देखो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड मतलब क्या, दो तरीके के इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो लिखा हुआ क्या है, पॉइंट को देखो लिखा हुआ है बुक में, इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर इधर इनर्ट और एक्टिव। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो भी यूज़ करते हैं, वो या तो इनर्ट होता है या तो एक्टिव होता है। एक्टिव मतलब क्या, काम करेगा, इनर्ट मतलब क्या, वो एकदम उतना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखो द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड डिटरमाइन द आयन प्रेफर्ड फॉर डिस्चार्ज। इलेक्ट्रोड क्या, किस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रोड क्यों यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोड इसलिए यूज़ किया जाता है कि आयंस को प्रेफरेंस देने के लिए, कि कौन सा वाला आयन किस में जाएगा, ठीक है। इफ़ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लाइक ग्राफाइट एंड प्लैटिनम आर यूज्ड, दे विल नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। अगर तुम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। पहले ही बताए थे अभी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है, जो पार्टिसिपेट करेगा, जो एक्टिव रहेगा। इनर्ट क्या है, जो उतना काम नहीं करेगा। मतलब अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड तुम यूज़ करोगे, जैसे कि ग्राफाइट वाला इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम वाला इलेक्ट्रोड है, वो अगर यूज़ करोगे तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, द इलेक्ट्रोलिसिस विल दस डिपेंड ओनली ऑन द अबव टू फैक्टर, मतलब पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। मतलब क्या, ये जो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड है ना, वो ये उतना खासियत नहीं रखता, क्योंकि ये जो तीनों फैक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ये तीनों फैक्टर किसके ऊपर क्या पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोलिसिस किसको प्रेफरेंस हम ज़्यादा देंगे, वही पढ़ रहे थे ना कि प्रेफरेंस किसको ज़्यादा देंगे। अगर दो आयंस या फिर दो से ज़्यादा आयंस अगर मौजूद है तो प्रेफरेंस सिलेक्शन किसका पहले किया जाएगा, वो तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता था। एक होता तो पहला वाला तुम्हारा क्या, पहला वाला जो फैक्टर था वो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, पहला वाला फैक्टर, ठीक है। पहला वाला फैक्टर डिस्कस हो गया था। देखो पहला वाला फैक्टर हम लोग क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पोजीशन कैसा होगा, ठीक है। दूसरा वाला फैक्टर पढ़े रिलेटिव कंसंट्रेशन कैसा होगा, मतलब कौन सा वाला मेटल, दो से ज़्यादा अगर मेटल मौजूद है, कौन सा वाला मेटल किस वाले इलेक्ट्रोड में पहले जाएगा, उसका तीनों फैक्टर हम लोग पढ़े थे। पहला वाला पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दूसरा वाला रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द आयन। अब ये जो तीसरा वाला कैरेक्टर जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये इतना खासियत नहीं रखता, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बेसिकली डिपेंड करता है मेन दो फैक्टर के ऊपर। तीसरा वाला जो फैक्टर है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार ये काम करता है। अगर इलेक्ट्रोड कब काम करेगा, अगर इलेक्ट्रोड तुम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे तब काम करेगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर यूज़ करोगे, जैसे कि ग्राफाइट वाला इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम वाला इलेक्ट्रोड है, अगर वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर यूज़ होगा तो वो तो कोई काम ही नहीं करेगा,
इन दैट केस तब ये दो फैक्टर के ऊपर तुम जज कर पाओगे, दो फैक्टर को देख के, पहला दो फैक्टर देख के कि कौन सा वाला आयन कौन सा वाला इलेक्ट्रोड में जाएगा। अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव है तब जाके तुम्हारा ये वाला जो पॉइंट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, तब ये काम आएगा। अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव नहीं है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो बेसिकली ये दो फैक्टर से ही तुम डिसाइड कर पाओगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है क्या, देखो, द एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लाइक कॉपर, निकल, सिल्वर, इफ वी यूज्ड टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज डिफरेंट। अगर तुम इलेक्ट्रोड अगर एक्टिव यूज़ करोगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब क्या, अगर वो कॉपर का बना है, निकल का बना है, सिल्वर का बना है, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे तब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर यूज़ करोगे तो कॉपर एटम किस में डिपोजिट होगा, कैथोड में, और कॉपर आयन डिपोजिट होगा एनोड में। देखो लिखा हुआ है एग्जाम्पल में देखो लिखा हुआ है क्या है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब जो अभी हम लोग पढ़े कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अभी भी पढ़े ना, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देखो अभी भी पढ़े। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है कि जो कॉपर है वो डिपोजिट कर रहा है क्या, कैथोड में। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है कॉपर डिपोजिट हो रहा है कहाँ पे, कैथोड में, और OH माइनस डिपोजिट हो रहा है एनोड में, मतलब ऑक्सीजन मिल रहा है तुमको। तो वही लिखा हुआ है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन इफ एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर इज यूज्ड। अगर तुम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे तो कॉपर एटम किस में डिपोजिट होगा, कैथोड में। देखो वही डिपोजिट हुआ है, कॉपर एटम कैथोड में ही डिपोजिट हुआ है। ठीक है, और कॉपर आयन डिपोजिट होगा एनोड में। कॉपर आयन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कॉपर क्या रहता है, पॉजिटिव फॉर्म में भी रहता है, कुछ नेगेटिव फॉर्म में भी रहता है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव होता है, इसलिए कैथोड में डिपोजिट हुआ, और एनोड में ऑक्सीजन तुम्हारा डिपोजिट हुआ, क्योंकि पानी डाले थे इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन में, उसके साथ साथ थोड़ा सा कॉपर भी तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात है अगर इलेक्ट्रोड तुम्हारा एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का फंक्शन, इलेक्ट्रोड का जो फैक्टर है वो तुम देखोगे कि कौन सा आयन किस में डिपोजिट होगा, वो जज कर पाओगे ये तीनों फैक्टर देख के। अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव नहीं है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो इस वाले लास्ट वाला जो फैक्टर का कोई काम ही नहीं है। तो बेसिकली ये दो फैक्टर देख के तुम मालूम कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्पेशल टाइप ऑफ एग्जाम्पल। ये एक स्पेशल टाइप टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम्हें बहुत सारा आयन्स दे देगा, तुमको पूछा जाएगा कि कौन सा वाला आयन पहले प्रेफरेंस तुमको मिलेगा, तब तुमको वो दो फैक्टर या तीन फैक्टर जो पढ़ा है अभी उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद जो टॉपिक है लिखा हुआ है, देखना इलेक्ट्रोलिसिस का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और भी कुछ टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा दिया हुआ है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कुछ एटम से, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।